हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नरसिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज अपन क्लास लेके आए हैं सेकंड एमसीक्यू संडे स्पेशल क्लास। ठीक है, जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था ना एबीजी और लीवर फेलियर, उसका आज अपन एमसीक्यू लेके आए। और ये एमसीक्यू जो क्लास आज की क्लास है स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास जिसने भी पढ़ ली है उसका एसिड बेस इम्बैलेंस का एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप लोग बताना हमें, बस क्लास को पूरी देखना और समझना उसको। ठीक है, चलते हैं अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के साथ पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। आपको मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप कोशिश करिए, अगर मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी। हम कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है। ठीक है, चलते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी विल लीड टू। बताइए, एक्सेसिव एलिमिनेशन हो गया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ से? बॉडी से। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिक्रीज है, जब CO2 डिक्रीज है तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच बढ़ेगा। और जब पीएच बढ़ेगा तो आपको बताया था हमने क्लास में कि अगर पीएच 7.35 से 7.45 होता है। अगर 45 से 7.45 से ज़्यादा हुआ तो अल्कलोसिस होगा। अगर 7.35 से नीचे गया पीएच तो एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा। अब आप बताइए, जब CO2 कम है, एलिमिनेट हो गई CO2 बॉडी से, पीएच बढ़ेगा। जब पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्कलोसिस होगा। होगा ना। तो एसिडोसिस के जितने भी ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करिए, क्योंकि आप अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो बेहतरीन आंसर दे सकते हो। ठीक है, अल्कलोसिस होगा। एसिडोसिस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए। आपके पास दो ऑप्शन बच गए, रेस्पिरेटरी या तो अल्कलोसिस आंसर होगा या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आंसर होगा। आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो अल्कलोसिस तो होगा, ये तो पक्का है। अब रेस्पिरेटरी होगा, मेटाबॉलिक होगा, आप बताइए। पीएच बढ़ेगा, अल्कलोसिस हो गया। ठीक है, अब इसमें जब पीएच बढ़ेगा तो SO3 भी तो बढ़ेगा, साथ साथ हैं। लेकिन CO2 तो कम हो रहा ना। जब CO2 कम हो रहा तो CO2 किसको इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी को। इसलिए मेटाबॉलिक आंसर ना होगा, राइट आंसर है बी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इसका राइट आंसर है। CO2 रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है और SCO3 मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है। ठीक है, हाँ चलिए, क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2, डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर और सीवियर अस्थमा अटैक विल लीड टू। बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। इसका क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। क्या होगा? डिप्रेशन हो गया किसका? रेस्पिरेटरी सेंटर का। सीवियर अस्थमा अटैक है, सीवियर अस्थमा अटैक है तो क्या होगा? जब सीवियर अस्थमा अटैक है तो पेशेंट क्या ऑक्सीजन तो ले ही नहीं पा रहा। जब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा तो CO2 की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। CO2 क्या होगा?
इंक्रीज होगी। जब CO2 इंक्रीज होगी तो pH क्या होगा, कम होगा, और जब pH कम होगा तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, एसिडोसिस होगा। अल्कलोसिस के जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस नहीं होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस नहीं। अल्कलोसिस के दोनों आंसर तो गए आपके, बी और डी आंसर तो नहीं है। अब बचे हैं ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। आंसर आपको देना। अगर CO2 बढ़ी, pH कम हुआ तो SO3 भी कम होगा, साथ साथ चलेंगे ना। ठीक है, जब CO2 बढ़ी और एसिडोसिस है तो जब CO2 किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, तो राइट आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा, वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग। किसी मरीज को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, और प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन, आप जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, NG ट्यूब के थ्रू सक्शन से कनेक्ट कर दिया आपने और प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं। कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में लीड टू। इन चारों कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। बताइए आंसर। उस दिन की अगर जिसने भी क्लास देखी होगी ABG वाली, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होगी मतलब ये स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक है। इसमें क्या होगा, ये पाइलोरस पार्ट है, ये कार्डियक कंस्ट्रक्टर है, इसमें भरा है एसिड। ठीक है, एसिड HCl, हाइपोक्लोरिक एसिड भरा है। जब एसिड इसमें भरा है और एसिड भरा है और इसके नीचे इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सब जगह बेस होती है, बेस होता है, नीचे बेस होता है और ऊपर एसिड होता है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से डिवाइड हो गया जी सब। जब वोमिटिंग हो रही है तो ये एसिड क्या होगा, बाहर निकल गया। जब एसिड बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कौन, अल्कलोसिस। एसिड की पूरी कमी हो गई तो बचेगा कौन, अल्कलोसिस। ठीक है, इस क्वेश्चन में अल्कलोसिस वाले जितने भी आंसर हैं उनको रख लो और एसिडोसिस वाले को एलिमिनेट कर दो। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा। ऑप्शन 2 बची, या तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, तो आपको दो देखना पड़ेगा, या तो फिर SCO3 देखो, नहीं तो फिर CO2 देखो। CO2 देखो। अब इसमें रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है क्या, वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में लीड टू। रेस्पिरेटरी से कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकल गया, जब एसिड बाहर निकल गया तो बचेगा कौन, अल्कलोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो राइट आंसर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, ये देखिए, कहाँ गया, अभी 1 मिनट।
देखिए ये चार्ट में अपन ने बताया था कि किसी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक सक्शन हो रहा, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा मरीज को। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम है तो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा मरीज को। ठीक है, बताया था ना। अगर एक चार्ट आपने याद कर लिया पूरा तो कोई भी क्वेश्चन आप एसिड बेस बैलेंस का गलत करोगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लिया अपन ने, ये वाला राइट आंसर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्न इंजरी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विल लीड टू। बर्न इंजरी वाले मरीज में और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले मरीज में क्या होगा, बताइए आंसर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्या, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, बताइए आंसर, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन ही कह रहा है एसिडोसिस होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, तो अल्कलोसिस वाले जितने ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो प्रॉब्लम किसकी है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक की। क्वेश्चन में कहीं रेस्पिरेटरी की जिक्र किया क्या, नहीं किया, तो रेस्पिरेटरी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और बर्न वाले पेशेंट में जब सेल टूटेंगी तो पोटेशियम बाहर आएगा, जब पोटेशियम बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा मरीज को। एसिडोसिस कौन सा वाला होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि SCO3 क्या होगा, किडनी से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, pH कम होगा, इसलिए पेशेंट को होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल पेशेंट सा pH है 7.25, PCO2 है 37 mm ऑफ Hg। ठीक है, PO2 है 92 है, SCO3 है 18। अब बताइए इस पेशेंट में वैल्यू दिए तो इस पेशेंट में कौन सा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा क्या, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। ये मिस्टेक हो गया, प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया, ये एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस। बताइए क्या आंसर होगा, pH कितना है 7.25। अब जब pH 7.25 है तो आप बताइए, जब pH कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। ठीक है, pH 7.25 है, ठीक है, एसिडोसिस है। अब इसमें एल्कलोसिस वाले जितने ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो, क्योंकि आपको आंसर आधा मिला अभी कि इस मरीज में एसिडोसिस तो होगा, कौन सा होगा ये आप बताइए। ठीक है, PCO2 37 है तो PCO2 CO2 35 से 45 होती है नॉर्मल, और ये 37 है नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी की तो प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, SCO3 देख लेते, SCO3 है 18, ये HCO3 22 से 28 होते हैं मिली इक्विवेलेंट पर, और ये है 18, तो इसका राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटाबॉलिक राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि pH 7.35 से कम है इसलिए एसिडोसिस हुआ, और SCO3 18 है और CO2 तो नॉर्मल है इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ABG रिजल्ट सॉ द पेशेंट 7.35 है, ठीक है, PCO2 70 है और SCO3 36 है।
तो बताइए इस पेशेंट में कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट होगा क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेट होगा क्या? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेट होगा क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट होगा क्या? बताइए। बताइए राइट आंसर। देखिए पीएच कितना है? 7.35। पीएच 7.35 है तो एसिडोसिस क्योर है। ठीक है, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस आधा आंसर तो आपका आ गया। अब अल्कलोसिस वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि अल्कलोसिस तो होगा नहीं, तो एक ही है ये अल्कलोसिस वाला। ठीक है, एसिडोसिस में एसिडोसिस और इसमें भी एसिडोसिस। ठीक है साहब, अब आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पीएच कैसा है? 70 mm Hg CO2, सॉरी CO2 कितनी है? 70 mm ऑफ Hg, मतलब बड़ी हुई है ज़्यादा। ठीक है, SCO3 36 है। दूसरे नंबर पर CO2 देखना पर 70 mm Hg है, तो प्रॉब्लम क्या हुई? रेस्पिरेटरी की। ठीक है, प्रॉब्लम इसको मेटाबॉलिक की नहीं है, तो मेटाबॉलिक वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन बचे हैं दो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड कंपनसेट वाला और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेट वाला। ठीक है, अब आपको जब कंपनसेट और फुल्ली कंपनसेट और पार्शियल और अनकंपनसेट बताया था, कंपनसेट बताया था कि पीएच कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, पार्शियली में बताया था, पार्शियली में बताया था कि सब एब नॉर्मल होने चाहिए, और अनकम्पनसेट में बताया था कि कोई एक एबनॉर्मल होगा और कोई एक नॉर्मल भी होगा। दोनों में से, किस में से? SCO3 में से और CO2 में से कोई एक नॉर्मल होगा और एक एबनॉर्मल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप पीएच कैसा है? पीएच नॉर्मल है, आपको आंसर पहले ही मिल गया। पीएच जब नॉर्मल है तो क्या कर रही बॉडी? कंपनसेट कर रही है। और आगे चलिए, दोनों एबनॉर्मल है क्या? तीनों नहीं, सब एबनॉर्मल तो है नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर है फुल्ली कंपनसेट कर रही बॉडी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड। राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बताइए, इंटरप्रेट द फॉलोइंग एबीजी। पीएच 7.53 है, पीएच CO2 38 है, SCO3 31 है। बताइए इसमें क्या होगा? पीएच 7.53 है तो एसिडोसिस तो होगा नहीं। पीएच अगर 7.53 है तो अल्कलोसिस होगा। ठीक है, अल्कलोसिस होगा। अल्कलोसिस जब होगा तो एसिडोसिस वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करिए। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड आंसर होगा क्या? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकम्पनसेट होगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेट होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पार्शियल कंपनसेट होगा। ठीक है, अल्कलोसिस तो होगा, अल्कलोसिस सभी में, तो अपन एलिमिनेट भी अभी नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, CO2 कैसा है? 38 है, मतलब नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब एलिमिनेट कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी वाले जितने ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दो। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी गया। तो अब बचे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकम्पनसेट और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेट। अब बताइए, पार्शियली में बताया था कि सब एबनॉर्मल होंगे। पीएच है तो एबनॉर्मल है, CO2 है तो एबनॉर्मल है, और SCO3 एबनॉर्मल, सब एबनॉर्मल होने चाहिए। लेकिन सब तो एबनॉर्मल है नहीं है, क्योंकि CO2 नॉर्मल है, तो पार्शियली वाला आंसर भी क्लियर हो गया, एलिमिनेट कर दिया। अब राइट आंसर बचा आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, क्योंकि इसमें से CO2 और SCO3 में से कोई एक नॉर्मल होना चाहिए था, और है नॉर्मल है, CO2 नॉर्मल है, इसलिए ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकम्पनसेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड बेस इम्बैलेंस दैट डेवलप इन एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, बताइए बताइए। रीनल वाले, देखो रीनल की प्रॉब्लम है, एक्यूट रीनल फेलियर है, तो रेस्पिरेटरी का तो कोई संबंध ही नहीं है ना रीनल से, नहीं है, तो रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दीजिए आप। ठीक है, अब बचा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, बताइए। जब एक्यूट रीनल फेलियर है, जब एक्यूट रीनल फेलियर है तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, और जब काम नहीं कर रही तो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी, जब पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी तो पोटेशियम क्या होगा, बढ़ेगा, हाइपरकैलेमिया होगा। पोटेशियम का बढ़ना हाइपरकैलेमिया और पोटेशियम का कम होना हाइपोकैलेमिया कहलाता है। ठीक है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा, जब पोटेशियम बढ़ा तो पीएच क्या होगा, पीएच होगा कम, जब पीएच कम होगा तो SCO3 भी कम होगा। ठीक है, जब पीएच कम हुआ तो एसिडोसिस होगा, रीनल वाले मरीज को एसिडोसिस होगा, पीएच कम हुआ SCO3 एलिमिनेट हो जाएगा किडनी से, तो जब पीएच कम है तो एसिडोसिस होगा, तो एल्कलोसिस वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अपना आंसर निकल के आया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पेशेंट इज एट रिस्क फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कौन सा पेशेंट, ये पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, पिछला क्वेश्चन ये रीनल एक्यूट रीनल फेलियर वाले मरीज को हमने बताया था ना कि एक अपन जो चार्ट याद कर लेना तो हो जाएगा। एक्यूट रीनल फेलियर वाले मरीज को, डायबिटिक एसिडोसिस वाले मरीज को भी होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, रीनल वाले मरीज को भी होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपने ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस चारों याद कर लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हुआ। चलिए अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये, विच पेशेंट इज रिस्क फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कौन सा पेशेंट है जिस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बताइए। पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है उसको होगा क्या, पेशेंट विद एम्फाइसेमा वाले मरीज को होगा क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले मरीज को होगा क्या, या अल्डरली पेशेंट रिसीविंग आईवी थेरेपी ले रहा हो उसको होगा क्या, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बताइए। देखो अगर एम्फाइसेमा है तो ये रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी तो होगा नहीं। पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी और सी तो गए। डी एल्डरली पेशेंट रिसीविंग आईवी थेरेपी, अब आईवी थेरेपी वाले पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ, पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि उसमें डायबिटीज कीटो एसिडोसिस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओ क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन और छोटा है, अपन को लग रहा है बड़ा, पढ़िए उसके बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर बहुत छोटा सा सिंपल सा है। ठीक है, एक पेशेंट है हु इज एन अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन, एक पेशेंट है बेहोशी की हालत में आया आपके पास। ठीक है, इज रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी ट्राइज में, इमरजेंसी में आप ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ पे एक पेशेंट आया जो बेहोश है, कुछ नहीं बता पा रहा। ठीक है, अननोन हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, अननोन है, कुछ नहीं है पता। वन असेसमेंट इट इज फाउंड रेस्पिरेशन आर डीप एंड रैपिड, उसका रेस्पिरेशन कैसा है, डीप है और रैपिड है, उसका रेस्पिरेशन डीप है और रैपिड है। ठीक है साहब, चलिए अब एबीजी वैल्यू, एबीजी की आपने और एबीजी की वैल्यू कह रही है कि पीएच है 7.20,
PCO2 है 21 और PaO2 है 92 और SCO3 8 है। जब pH कम है तो SCO3 तो कम होगा, ठीक है। जब pH कम है तो SCO3 कम है, तो CO2 को तो बढ़ना चाहिए था, CO2 का था बढ़ना चाहिए था, कम है, ठीक है। जब pH 7.20 है तो एसिडोसिस हो गया, ठीक है। अल्कलोसिस वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। 2 ऑप्शन तो गए। अब बचा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब कौन सा होगा, क्योंकि पीएच कम है तो SCO3 कम है, ये तो सही है, लेकिन CO2 तो बढ़ना चाहिए थी ना, CO2 तो बढ़ी ही नहीं है। जब CO2 नहीं बढ़ी तो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं। राइट आंसर है इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि वो रेस्पिरेशन ले रहा है डीप एंड रैपिड, डीप और रैपिड रेस्पिरेशन ले रहा है, तो CO2 को क्या कर रहा है, वो एलिमिनेट कर रहा है, इसलिए, ठीक है। मेटाबॉलिक राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन द, बाइल का सिंथेसिस कौन करता है। सिंथेसिस गॉल ब्लैडर करता है क्या, लीवर करता है, या पेनक्रियास करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल का सिंथेसिस कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है गॉल ब्लैडर। कितना स्टोर करता है, 30 से 50 ml, ठीक है साहब, ये आंसर तो है नहीं, आंसर है लीवर, ठीक है। पेनक्रियास सिंथेसिस नहीं करवाती बाइल का, ये एंजाइम का सिंथेसिस करवाती, इंसुलिन बनाती है पेनक्रियास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करवाती सिंथेसिस बाइल का, राइट आंसर है बी लीवर, ठीक है। अगला आंसर क्या है कि बाइल, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइल डक्ट ओपन इनटू द, जो बाइल डक्ट रहती है वो कहाँ ओपन होती है, बताइए। सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में रहती है, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडेनम में रहती है, पाइलोरिक ऑफ द स्टमक में रहती है, या इलियोसिकल जंक्शन में रहती है, बताइए। बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है, तो अपन को GIT का पढ़ना पड़ेगा। ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनस है, ठीक है, ये असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है। कॉलन को तो पता चल गया। यहाँ पे होती है पेनक्रियास, पेनक्रियास को अपन दूसरे कलर से लेते हैं, ये है पेनक्रियास, ठीक है, ये पेनक्रियास है। यहाँ पे होता है लीवर, यहाँ लीवर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये बाइल डक्ट है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये कार्डियक इंस्पेक्टर है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, डिओडेनम का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बाइल डक्ट ओपन, ये बाइल डक्ट है ये वाली, ये बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है, क्या सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में होती है, हाँ, राइट आंसर ए, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ डिओडेनम, थर्ड पार्ट डिओडेनम जी है, नीचे है सब। पाइलोरिक ऑफ द स्टमक, पाइलोरस पार्ट जी है, ये पाइलोरस पार्ट है, ठीक है। इलियोसिकल जंक्शन, ये इलियोसिकल जंक्शन है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलती हैं, वहाँ इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। ये यहीं से अपेंडिक्स निकलती है, ये अपेंडिक्स निकलती है यहाँ से, ठीक है।
तो राइट आंसर है कि बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है? सेकंड पार्ट ऑफ डिओडनम, डिओडनम में बाइल डक्ट ओपन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लीवर इज मेड अप विच टाइप ऑफ सेल कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है बताइए? क्या हेपेटिक सेल है, कुफर सेल है, न्यूरॉन है या नेफ्रॉन है? तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। तो ये तो आंसर हुआ नहीं है, उसने पूछा है लीवर को। ठीक है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। ये भी आंसर नहीं आया। कुफर सेल है, कुफर सेल है फैगोसाइटोसिस करवाती, फैगोसाइटोसिस। जो भी बाहर से फॉरेन बॉडी है उनको मारने का काम कुफर सेल का है। कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? कुफर सेल लीवर में पाई जाती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है हेपेटिक सेल, राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बाइल दैट गॉल ब्लैडर नॉर्मली स्टोर। तो बाइल गॉल ब्लैडर में कितना स्टोर होता है? 20 से 25 होता है? नहीं। 10 से 15 होता है? नहीं। अभी बताया था 30 से 50 ml स्टोर होता है। ठीक है, 80 से 120 नहीं। राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज क्या है? डायरेक्ट वाली 3 होते हैं इसमें, डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, एक टोटल होता है। तो बताइए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल। 0.1 से 0.4 mg पर DL होता है क्या? डायरेक्ट 0.2 से 0.8 mg पर DL होता है, या ऑप्शन 3 है 0.3 से 1.6 mg होता है क्या, या 0.4 से 1.8 mg होता है? बताइए डायरेक्ट वाला। क्वेश्चन ने पूछा कि डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज कितने होती है? तो राइट आंसर है ए, 0.1 से 0.4 mg पर DL होता है डायरेक्ट, और 0.2 से 0.8 mg होता है इनडायरेक्ट, और टोटल होता है 0.3 से 1.6 mg पर DL। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कुफर सेल इन लीवर। लीवर में कुफर सेल का फंक्शन क्या है? अभी बताया था आपको। सेक्रेटरी का काम करती हैं क्या? नहीं। हाँ, फैगोसाइटिस करती हैं। दूसरा आंसर है फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिस का काम करती हैं। फॉरेन बॉडी जो भी आई बाहर से उसको मारने का काम करती हैं। एक्सक्रेटरी नहीं, और ग्लाइकोलाइसिस आंसर नहीं है। ठीक है, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटिक इज मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये मिस्टेक हो गया प्रिंट में, हेपेटिक के आगे एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी इज मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में सारे के सारे ऑप्शन हैं, देखेंगे सारे के सारे साइन एंड सिम्टम होंगे, एक को छोड़कर एक नहीं होगा। अब बताइए वो क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा क्या हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में? EEG एबनॉर्मलिटी होगी? बताइए। एलिवेशन ऑफ ब्लड अमोनिया लेवल बढ़ेगा, या फ्लैपिंग ट्रिमर हो? तो आपको बता दें कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी क्या होता है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जो है, लीवर काम नहीं कर रहा है या लीवर फेलियर है, या तो एक्यूट फेलियर होगा या क्रॉनिक फेलियर होगा। जब लीवर काम ही नहीं कर रहा
तो अपन ने जो डाइट खाई है प्रोटीन डाइट, उस प्रोटीन डाइट से बनेगी अमोनिया, और लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को दे देता है। जब किडनी को ये अमोनिया कन्वर्ट होके यूरिया किडनी को दे देता, किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इस कंडीशन में अपन ने प्रोटीन डाइट खाई और लीवर ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है। जब लीवर ऑलरेडी काम नहीं करेगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी। जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो अमोनिया का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, अमोनिया इंक्रीज होगी। जब अमोनिया ब्लड में इंक्रीज हुई तो ये अमोनिया सीधे ब्रेन पे अटैक करती है। ब्रेन, जब ब्रेन पे अटैक करती है तो ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हुए तो फ्लैपिंग ट्रेमर भी होगा, उसमें कोमा भी होगा और मरीज की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हेपेटिक मतलब लीवर से संबंध, अमोनिया गया ब्रेन में तो एंसेफेलोपैथी हो गया। एंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में जाके डिस्टर्ब करती है ब्रेन को। ठीक है, तो उसमें जब ब्रेन की ईईजी कराएंगे तो ये एबनॉर्मलिटी आएगी। एक तो ये हुआ एलिवेशन ब्लड अमोनिया लेवल, ब्लड में क्या अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, और फ्लैपिंग ट्रेमर आएंगे। तो इसने पूछा है एक्सेप्ट, बस यही तो देखना है। एक्सेप्ट का मतलब है एक को छोड़कर कौन सा नहीं होगा, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस नहीं होगा। राइट आंसर है ये। ठीक है, राइट आंसर ये है। एक्सेप्ट पूछा था इसलिए एक्सेप्ट में जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये तीनों हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ लैक्टुलोज इन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाले मरीज में लैक्टुलोज क्यों देते हैं? लैक्टुलोज एक दवाई है जो डायरिया का काम करती है, डायरिया करवाती है। ठीक है, लैक्टुलोज क्यों देते हैं? क्या इंक्रीज लैक्टेज लेवल इन द ब्लड में बढ़ाने के लिए देते हैं, या डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल को कम करने के लिए देते हैं, या इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन को कम करने के लिए देते हैं, या इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल को बढ़ाने के लिए देते हैं? बताइए। तो लैक्टुलोज देते हैं अपन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में क्या बढ़ गया, अमोनिया। तो अपन ये लैक्टुलोज क्यों देंगे, अमोनिया का लेवल कम हो जाए इसलिए देंगे। तो डिक्रीज अमोनिया, सीरम अमोनिया लेवल को कम करने के लिए अपन लैक्टुलोज दे रहे हैं। इंक्रीज लैक्टेज नहीं, इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन नहीं, ऑप्शन नहीं। इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं, डिक्रीज करने के लिए दे रहे हैं अपन लैक्टुलोज। ठीक है, राइट आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद हेपेटिक डिसफंक्शन टू प्रिवेंट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को रोकने के लिए कौन सी डाइट को आप अवॉइड करोगे? क्या कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करोगे, या प्रोटीन को करोगे, या विटामिन को, या मिनरल को? कौन सी डाइट को आप अवॉइड करोगे कि लीवर जब काम नहीं कर रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी डाइट है जो हम ना दें? क्योंकि लीवर काम नहीं करेगा तो उस चीज़ का कन्वर्ट नहीं होगा, जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए हेपेटिक वाले मरीज को कौन सी डाइट अवॉइड करेंगे? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन डाइट देंगे तो अमोनिया बनेगी, और जब अमोनिया बनेगी तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो अमोनिया का लेवल क्या बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो ये ब्रेन को दिक्कत करेगा, ब्रेन को दिक्कत करेगा, डिसफंक्शन हो गए। जब ब्रेन के डिसफंक्शन बढ़े तो फिर ट्रेमर, कोमा और डेथ भी हो सकती है मरीज को। इसलिए प्रोटीन डाइट को अवॉइड करते हैं।
ठीक है। द कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का कॉमन रूट क्या है बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस फैलता है, या ड्रॉपलेट से, या फीको ओरल रूट से, या परकुटेनियस से। बताइए, हेपेटाइटिस ए पूछा है, तो हेपेटाइटिस ए और ई फीको ओरल रूट से फैलते हैं, बाकी सब बी और सी फैलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बी और सी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैलते हैं। ड्रॉपलेट से नहीं, परकुटेनियस से बी प्लस सी दोनों फैलते हैं परकुटेनियस, लेकिन फीको ओरल रूट से ए प्लस ई दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। ठीक है, अगला। ठीक है, क्लास का हो गया दी एंड। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में जो आईसीयू, इमरजेंसी, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि एसिड बेस बैलेंस और लीवर के क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस किया। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस क्लास में क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, ये चार्ट आपको याद जरूर करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये पूरा जरूर याद कर लेना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर से अपन मोटिवेशन, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा तो अपन और अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।